हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है। फिज़िकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र कर सकते थे, उसको हम लोगों ने बोला था कि वो क्या होती है, फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी को फर्दर हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, डेराइव्ड एंड फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट को हम लोगों ने बोला था फंडामेंटल यूनिट, एंड डेराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को बोला जाता है डेराइव्ड यूनिट। क्लियर। अब हमको नेक्स्ट क्या देखना है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी थे, फंडामेंटल क्वांटिटी के हमको 7 फंडामेंटल यूनिट्स मिले थे, जिसको हम लोगों ने बोला था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके अलावा हमारे पास 2 स्पेशल क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जिसमें से पहला हमारे पास क्या होता है, प्लेन एंगल, एंड दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्लियर। अब ये जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल की यूनिट हमारे पास क्या होती है, रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है हमारे पास, रेडियन। क्लियर। एंड इसके सिंबल कैसा हम लोगों के पास होता है, RAD। क्लियर। मतलब अगर ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोगों को कोई छोटा सा एंगल मेज़र करना है, क्या करना है, छोटा सा एंगल मेज़र करना है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। क्लियर। अब इस सर्कल का हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का एंगल मेज़र करना है। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं कि थीटा एंगल है, क्योंकि एंगल हम लोग बेसिकली डिग्री या फिर रेडियन में ही मेज़र करते हैं। तो इस एंगल को हम लोगों ने क्या मान लिया कि ये थीटा एंगल है। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस। ये क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग आइदर यस से या फिर एल से डिनोट करते हैं। तो हमको पता करना है कि ये थीटा कितना आ रहा है। ठीक है। तो थीटा को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ये लेंथ, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसने डिस्टेंस इतना कवर किया था, तो इसको हम लोग लिख लेंगे एस एंड बाय आर। क्लियर। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सिंपल सा अगर वर्ड में अगर देखा जाए तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्लियर। आर्क लेंथ यहाँ पे क्या है, यस, जितना उतना डिस्टेंस कवर किया वो हो जाएगा उसका आर्क लेंथ। एंड इसके अलावा ये रेडियस, तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। बट अगर हम लोग स्मॉल अगर थीटा की वैल्यू मान लीजिए कि ये थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो स्मॉल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डी का मतलब, स्मॉल डी का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल। तो डी थीटा क्या करेगा, स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एस बाय डी टी। स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा छोटे से टाइम में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी। क्लियर। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल को हम लोग किस में मेजर करते हैं, स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। क्लियर। एंड सिंबल क्या होता है, एस आर। सिंबल क्या होता है, एस आर। मान लीजिए अगर हम लोगों को कोई घर है, ठीक है, मान लीजिए ये एक घर है, और इस घर का हमको क्या करना है, मेज़र करना है वैल्यू। तो वो हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं, लेंथ, वॉल्यूम, सब ऐसे कर करके। बट अगर मैं बोलूँ ऊपर से आपको नीचे तक मेज़र करना है, तो आप हवा में कोई भी डिस्टेंस बराबर मेज़र नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि उसको ज्योमेट्रिकली मेज़र करते हैं। मतलब हम लोग ये कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से एंड इस कॉर्नर से एक ज्योमेट्रिक शेप लेंगे। मान लीजिए ये अपर सरफेस था, अब मतलब ये एक कोना हो गया, ये एक इसका कॉर्नर हो गया, एंड 2 और कॉर्नर। तो ये कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा ज्योमेट्रिक शेप में। और जहाँ पे एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, इस पॉइंट से ये क्या करेगा, चारों एंगल के बीच में कुछ एंगल बनाएगा। तो इसी को हम लोगों ने 3D डायग्राम, क्योंकि ये जो स्टेरेडियन होता है, सॉलिड एंगल, ये बेसिकली सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ये हमारे पास क्या है 2D के लिए, लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, 3D पे वर्क करता है, 3D स्ट्रक्चर्स के ऊपर वर्क करता है। क्लियर। 3D, 3D। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। जैसे मान लीजिए अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा, ये रहा, ठीक है। क्लियर। अब ये सबका एंगल अगर हम लोग निकालें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, हर एक पॉइंट का एंगल यहाँ पे कुछ आके मिलेगा,
ठीक है, इसको हम लोगों ने मान लिया डी थीटा ही मानते हैं, ठीक है, डी थीटा। क्लियर। एंड ये क्या हो जाएगा, इसका भी डिस्टेंस, क्योंकि आर इसमें से क्या रहने वाला है, सेम। एंड ये जो एरिया होगा, ये एरिया कितना होगा, छोटा सा एरिया, क्योंकि छोटे से एंगल के लिए हमारे पास एरिया भी कैसा दिखाई देगा, छोटा सा। तो ये भी कैसा होगा हमारे पास, डी ए, डी ए, यार डी ए। क्लियर, छोटा सा। एंड ये क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, जिसको हम चारों एंगल आके मिल रहे हैं। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू डी ए, जितना उसने एरिया कवर किया छोटा सा वो, अपॉन रेडियस है, इसमें कई सारे हैं तो रेडियस का क्या हो गया, स्क्वायर, और यूनिट इसका क्या था हमारे पास, एस आर, स्टेरेडियन। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, हमारे पास सॉलिड एंगल का। एंड ये हमारे पास फार्मूला किसका है, प्लेन एंगल का। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। क्लियर, डायमेंशन, डायमेंशन देखिए, डायमेंशन क्या होता है, द एक्सपोनेंशियल of a base quantity, the exponent of base quantity that enters into the expression of power of base क्वांटिटी, और बेस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी फंडामेंटल, बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो बेसिकली डायमेंशन क्या होते हैं, पावर होते हैं। जो बेस क्वांटिटी रहते हैं या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी रहते हैं, उसके टर्म्स में अगर हम लोग किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को पावर के टर्म्स में मेज़र कर रहे हैं, उसके ऊपर, बेस क्वांटिटी के ऊपर जो पावर रहता है वो क्या होता है, उसका बेसिक डायमेंशन। यानी जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, उसको अगर हम लोग बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के टर्म्स में अगर हम लोग मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बात करते हैं, डायमेंशन। अब हमारे पास बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से थे हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी, बेसिक फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी। ठीक है, अब लेंथ को हम लोग किस में मेजर कर रहे थे, लेंथ को हम लोग किस में मेजर कर रहे थे, मीटर में। तो इसकी यूनिट क्या थी, मीटर। और डायमेंशन को हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो लेंथ का हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं किस में, मीटर में, लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में। तो इसका अगर डायमेंशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल, क्योंकि लेंथ हमारे पास एल से डिनोट कर रहे थे, तो हमारे पास मेज़र तो करते हैं मीटर में, ठीक है, बट उसका डायमेंशन हमारे पास क्या था, एल। ऐसे ही मास का अगर डायमेंशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या आता है, एम। टी मतलब डायमेंशन के टर्म्स में अगर मेज़र करें तो टी। एंड टेम्परेचर को हम लोग
की टर्म्स में करते हैं, ठीक है। एंड टेम्परेचर को हम करंट को हम लोग आई के टर्म्स में मेज़र करते हैं। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड कैंडेला हमको उतना पूछता नहीं है, फिर भी अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमको करना है तो मोल्स के टर्म्स में करते हैं। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला के टर्म्स में करते हैं। कहीं कहीं पे हम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी आई ना लिख के ए भी शो करता है। क्लियर। तो आई एंड ए हमारे पास डायमेंशन किसका शो करता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। के हमारा टेम्परेचर के लिए होता है, एंड टी हमारे पास टाइम के लिए होता है, एम हमारे पास मास होता है, एंड एल हमारे पास क्या होता है? लेंथ के लिए। क्लियर। हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ हमको वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? वेलोसिटी का। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिक ध्यान दीजिएगा कि डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमारे पास उन सारे क्वांटिटीज़ के फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। जैसे वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग मेजर किस में करते हैं? मीटर में। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? लेंथ हुआ ना, डिस्टेंस हुआ। तो उसको हम लोग मेजर किस में करते हैं? अपने पास मीटर में। और मीटर यानी लेंथ को हम लोग डिनोट किससे कर रहे थे? डायमेंशन के टर्म्स में, एल से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एल। एंड नीचे हमारे पास क्या हो गया? टाइम। ठीक है। अब ये टाइम को जब हम लोग ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डायमेंशन एल टी माइनस वन L1। एंड यहाँ पे हमारे पास मास नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। अब चाहे आप जिसका डायमेंशन नहीं दिया हो उसको लिखे या ना लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको बेसिकली क्या हुआ? डायमेंशन क्या है वेलोसिटी का? लेंथ के टर्म्स में 1 एंड टाइम के टर्म्स में -1। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है? डायमेंशन है बेस क्वांटिटी के टर्म्स में। किसका? वेलोसिटी का। ये हमारे पास डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन क्या है? ये जो पावर्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। और ये क्या रहता है? हमेशा बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में ही हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का रखते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर। वेलोसिटी का भी हम लोगों ने निकाला था, क्या था हमारे पास? L1 एंड t माइनस 1। एंड नीचे हमारे पास क्या है? टाइम। नीचे हमारे पास क्या है? टाइम। तो टाइम को जब हम लोग ऊपर भेजेंगे, तो ये L1 तो ऐसे ही रहने वाला है, टाइम इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका -1 एंड इसका -1 दोनों क्या बन जाएंगे? t-2। तो ये हमारे पास किसका डायमेंशन हो गया? एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन के बाद फोर्स। एक्सेलरेशन के बाद देखते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है हमारे पास? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। चलिए, मास को हम लोग किस में करते हैं? m के टर्म्स में। एंड एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने निकाला L1 एंड t-2। तो फोर्स का हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगा? m⁻⁴ L⁻⁴ एंड t⁻⁻²। तो ये किसका डायमेंशन हो गया? फोर्स का। नेक्स्ट हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका यूनिट सेम रहेगा उनका डायमेंशन भी ऑलवेज क्या आने वाला रहेगा? सेम रहेगा। जैसे अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर कोई टाइप की अलग एनर्जी हो, जितनी भी एनर्जी रहेगी उन सब का डायमेंशन बेसिकली क्या आएगा? सेम आएगा। यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं अगर उनका यूनिट सेम है, क्योंकि हमको डायमेंशन निकालने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स पता करनी है कि वो किस टर्म्स में मेजर किया जा रहा है। तो अगर यूनिट सेम है तो उन लोगों का डायमेंशन भी क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पावर। सो नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या है? वर्क। ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोगों ने फोर्स निकाला था m1 L1 एंड
टी माइनस टू। एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग किस में मेज़र करते हैं, यूनिट क्या होता है इसका, मीटर, यानी इसमें भी क्या आ जाएगा, L1। अब L1 हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किस में हो जाएगा, M1 L2 एंड T माइनस टू। क्लियर। तो वर्क का हमारे पास डायमेंशन क्या आ गया, m के टर्म्स में 1, t के माइनस में 2, t के टर्म्स में -2 एंड l के टर्म्स में 2। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्क के बाद पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हम लोगों ने डायमेंशन अभी निकाला था, m1 L2 एंड t माइनस 2 अपॉन टाइम। यहाँ पे हमारे पास एक और है, टाइम हमारे पास क्या है, एक और है t। अब ये t ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा डायमेंशन, m1 L2 एंड t माइनस 3, क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पे है और ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा t माइनस 3। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग निकाल सकते हैं पावर के बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। लोग कुछ डायमेंशन यहाँ पे पहले से नोट कर लेते हैं, लिख देते हैं, जिसको आपको याद करना है, जो एग्जाम्स में बेसिकली आस्क किए जाते हैं। जैसे प्रेशर के डायमेंशन की बात करें तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, अब ये जो प्रेशर होता है बेसिकली स्ट्रेस या फिर यंग्स मॉडुलस लगभग सबका सेम आता है कि न्यूटन मीटर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन मीटर ही अपने पास आने वाला है। तो फोर्स हम लोगों ने निकाला था MLT-2। इसके अलावा अपॉन में हमको एरिया आ रहा है, एरिया का मतलब क्या हो गया, जैसे प्रेशर की बात करें हमारे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। न्यूटन हमारे पास क्या आया था, M1 L1 एंड t माइनस 2, यही आया था हमारे पास फोर्स का। एंड नीचे हमारे पास मीटर स्क्वायर है, यानी L का स्क्वायर। अब इसको अगर ऊपर भेजे तो ये क्या बन जाएगा, M1 L, 2 ऊपर जाएगा और एक पॉजिटिव में, तो ये ऊपर जाएगा 2 नेगेटिव में, यानी बचेगा हमारे पास -1। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, t माइनस 2। क्लियर। तो हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा, M1 L-1 एंड t माइनस 2। क्लियर। वर्क हम लोगों ने अभी निकाला, पावर भी हमको मिल गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। अब जैसे अगर याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, तो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर आता था, और इसका यूनिट क्या होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास सेम आ रहा है, न्यूटन क्या हो गया, M1 L1 एंड t माइनस 2। मीटर को हम लोगों ने L के टर्म्स में लिख लिया, तो L2 अपॉन kg का मतलब हमारे पास हो गया मास, तो m⁻²। क्लियर। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास मास के ऊपर एक टर्म्स में पहले से दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, m⁻⁻1 एंड L यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये कितना हो गया, L⁻³ एंड t-2 में पहले से था फोर्स का, ये कितना हो जाएगा, -2, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा,
m रेज टू -1, l रेज टू 3 एंड t रेज टू -2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स का। क्लियर। नेक्स्ट हीट। नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं हीट। अब हीट भी बेसिकली क्या होता है, एनर्जी होता है। हीट भी हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एनर्जी होता है। तो इसका भी यूनिट सेम आने वाला है वर्क के ही जैसे, क्योंकि दोनों का यूनिट लगभग सेम ही रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट निकाल लेते हैं लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट, हिडन एनर्जी। तो इसका डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास L2 एंड T-2, L2 एंड T-2। अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, +1C, +1C। एक यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज का मतलब कूलम्ब चार्ज की यूनिट, 1 का मतलब यूनिट एंड पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाने में जितना हम लोगों को एनर्जी लगता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास कहता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम लोग चार्ज के टर्म्स में इसको मेजर कर रहे हैं तो बेसिकली इसका यूनिट हम लोग अगर डायमेंशन निकालने की कोशिश करें तो ये क्या आ जाएगा, m1 l2 t-3 एंड e⁻⁻1। रेसिस्टेंस भी हमको लगभग सेम मिल जाएगा, कैपेसिटेंस भी मिल जाता है। इसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे क्वांटिटी होते हैं कि जिनके पास यूनिट तो होता है लेकिन उनके पास डायमेंशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एंगल, जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्वांटिटीज़ होती है, उनके हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो एंगल हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशन लेस। क्योंकि इसके पास यूनिट तो है कि प्लेन एंगल हमारे पास है तो उसका यूनिट हमारे पास रेडियन आने वाला है, सॉलिड एंगल है तो उससे एडी रेडियन है, लेकिन उन लोगों के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इनके पास यूनिट है लेकिन हमारे पास डायमेंशन नहीं होता है। बट ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है कि जिसके पास यूनिट हो, डायमेंशन हो लेकिन उसका यूनिट ना हो, क्योंकि डायमेंशन निकालने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, यूनिट्स की। तो हमारे पास ऐसे क्वांटिटी हो सकते हैं कि जिनके पास यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशन ना हो, बट ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होगी जिसका डायमेंशन हो और यूनिट ना हो। एंड इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। जैसे मैं कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटी बता देता हूँ। स्ट्रेन, जो आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो सॉलिड के अंदर मिलेगा। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग दो मीडियम के ही क्या कर सकते हैं, इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही आपस में लिखते हैं। तो इसके पास भी क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइजन्स रेशियो। इसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहती है ये सब के सब क्या होते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, क्लियर। इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकते हैं, प्योर नंबर्स। जितने भी नंबर्स होते हैं उनका हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग का जो डायमेंशन रहता है वो फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी के टर्म्स में रहता है। तो नंबर ना हमारे बेस क्वांटिटी होते हैं, ना उन लोगों का हम लोग डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर कोई क्वांटिटी दिया हो, जैसा वेलोसिटी देखिएगा, हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं ½ mv², ½ mv²। तो हमारे पास इसका डायमेंशन होगा लेकिन इसका हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। यानी कांस्टेंट जो होते हैं, इंटीजर जो होते हैं या फिर प्योर नंबर होते हैं, वो भी हमारे पास डायमेंशन लेस रहते हैं।
तो प्योर नंबर, क्लियर, प्योर नंबर। इसके अलावा और भी होते हैं, कोफिशिएंट वेरिएशन, लेंथ ग्रेडियंट। तो इसको हम लोग को नहीं जानना है। बेसिकली ये जो टर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और इसको आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के। बेसिकली हम लोगों को डायमेंशन कैसा निकालना है फिजिकल क्वांटिटी का, ये हम लोगों ने देख लिया, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस के हमारे पास क्या रहते हैं, कुछ एप्लीकेशन है। जैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, इसके अलावा एप्लीकेशंस होते हैं 3 कि हम लोगों को इक्वेशन को राइट है कि नहीं है, फिर या फिर हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू कोई भी फॉर्मूला कैसे डेराइव कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।